ठीक है। तो लास्ट क्लास में केमिकल प्रॉपर्टीज देख रहे थे अल्काइन की, उसमें हमने एडिशन रिएक्शन देख लिया था, पॉलीमराइजेशन देख लिया था। लास्ट करते हैं एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्काइन। ये लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी है, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्काइन। एसिडिक कैरेक्टर बोल लो, एसिडिक नेचर बोल लो, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्काइंस। ठीक है। अभी तक हमने ना एल्केन को एसिडिक कहा था, ना एल्कीन को एसिडिक कहा था। एसिडिक मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एन एसिड? क्या होता है एसिड? इसका पीएच लेवल कम, और ओके, और एसिड अभी तक कुछ पढ़े तो है ना, तो एसिड के बारे में 10th क्लास में चैप्टर था। एग्जैक्टली, एसिड क्या होते हैं? जो H पॉजिटिव आयन लिबरेट करते हैं अपने एक्वस सॉल्यूशन में। जैसे HCl है, आप उसको पानी में मिलाओगे तो वो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक हो जाएगा। वो एक एसिड का बेसिकली अपन चार डेफिनेशन पढ़े हैं इक्विलिब्रियम चैप्टर में एसिड का। सबसे पहले क्लासिकल डेफिनेशन पढ़ते थे कि एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, दे टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, है ना। फिर दे आर कोरोसिव इन नेचर। ये इनका क्लासिकल डेफिनेशन जो पहले यूज होता था। उसके बाद एरिनियस ने अपना एक डेफिनेशन दिया कि एसिड्स आर द वन व्हिच लिबरेट H पॉजिटिव आयंस इन द एक्वस सॉल्यूशन। फिर तीसरा डेफिनेशन मैंने लेवाइस का पढ़ा, दे आर द वन व्हिच एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन। और चौथा डेफिनेशन ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट में था, दे आर द वन व्हिच डोनेट्स प्रोटॉन। H पॉजिटिव छोड़ दिया मतलब कोई ले लेगा ना, तो किसी को डोनेट किया इसने, भले ये छोड़ दिया अपना H पॉजिटिव, पर किसी को तो मिला ना वो H पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एसिड ने अपना प्रोटॉन डोनेट कर दिया। तो प्रोटॉन डोनर्स, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, H पॉजिटिव लिबरेटर, ये सब आपके क्या होते हैं? एसिड्स। ठीक है। तो यहाँ पे ये एसिड क्यों है, या एसिड की तरह क्यों बिहेव कर रहा है, मतलब ये भी अपना H पॉजिटिव लिबरेट कर रहा होगा, दिस इज इथाइन, है ना। इससे H पॉजिटिव बाहर आ रहा होगा, दैट इज द रीजन व्हाई कि ये एसिडिक नेचर का है, H पॉजिटिव बाहर आया ना। ठीक है। तो ये क्यों बाहर आएगा, इसका रीजन क्या है कि आपका जो CH बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड CH में जो कार्बन है, दे आर sp हाइब्रिड, ये अपन देखेंगे लास्ट क्लास में भी। और sp हाइब्रिडाइज में s कैरेक्टर 50% होता है इन कंपैरिजन टू sp2 एंड sp3, जहां पे s कैरेक्टर कम है एंड s ऑर्बिटल आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन p, क्योंकि इलेक्ट्रॉन s में है, मतलब इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ, समझ रहे, मतलब न्यूक्लियस से ज्यादा अट्रैक्टेड है। p तो थोड़ा बाहर होता है ना, पहले s होता है फिर p होता है ना। जैसे 2 का s फिर 2 का p, 3 का s फिर 3 का p, मतलब किसी का भी s पास में होता है न्यूक्लियस की, समझ रहे, मतलब ज्यादा अट्रैक्टेड होता है न्यूक्लियस से। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, इसका जो इलेक्ट्रॉन है ना कार्बन का, वो कार्बन के न्यूक्लियस के ज्यादा पास में होगा, यानी H से दूर होगा, समझ रहे हो। H से ये कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है ये दूर होगा, और ये जो बॉन्ड भी है ना, बिकॉज कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच के रखेगा, जिससे ये H को निकलना आसान हो जाए। और अगर ये H निकल जाता है मतलब एसिडिक नेचर, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। फिर से रीजन बता रहा हूँ, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में जो कार्बन है दैट इज sp हाइब्रिडाइज्ड, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसके कारण ये बॉन्ड C और H के बीच की जो बॉन्ड है वो कार्बन की तरफ ज्यादा रहेगी। ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रॉपर्टी होती है, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। C और H के बीच में ये शेयर्ड पेयर है, और कार्बन की टेंडेंसी ज्यादा है उसको अपने तरफ खींचने की हाइड्रोजन से। अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन से दूर हो जाएगा, यानी कि ये हाइड्रोजन छिटक सकता है, बाहर निकल सकता है। क्योंकि अगर ये बीच में होता तो ये अट्रैक्टेड रहता कार्बन से, पर क्योंकि ये वाला बॉन्ड पेयर कार्बन के ज्यादा पास में है, इसलिए H निकल सकता है H पॉजिटिव। दिस इज द रीजन फॉर इट्स एसिडिटी। ठीक है। तो क्या लिखे आप लोग, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्काइंस, हेडिंग डालनी है एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्काइंस, लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ अल्काइन। इसमें लिखिएगा
unlike alkanes and alkenes, unlike alkanes and alkenes, the hydrogen atoms attached to the, unlike alkanes and alkenes, the hydrogen atoms attached to the triple bond, the hydrogen atoms attached to the triple bond of the alkynes, the hydrogen atom attached to the triple bond of the alkynes are acidic in nature, are acidic in nature, are acidic in nature, are acidic in nature. ठीक है, मतलब एल्केन के साथ जो हाइड्रोजन लगे रहते हैं, एल्कीन्स में जो हाइड्रोजन लगे रहते हैं वो एसिडिक नेचर के नहीं है, बिकॉज ऑफ देयर हाइब्रिडाइजेशन. एस मतलब कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो अट्रैक्ट नहीं करता है इलेक्ट्रॉन पेयर को, इसलिए H प्रॉपर तरीके से अटैच रहता है. बट यहाँ पे ऐसा नहीं है इन अल्काइन्स. ठीक है, ओके. तो इसका रिएक्शन लिखेंगे कुछ फुल स्टॉप करके लिखना. दिस इज शोन बाय फॉलोइंग रिएक्शंस. दिस इज शोन बाय following reactions. This is shown by following reactions. ये तीन रिएक्शन लिखते हैं जो इसका एसिडिक नेचर को शो कर रहे हैं. फर्स्ट लिखना, फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ alkali metal, formation of alkali metal acetylides, 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 acetylides. Formation of alkali metal acetylides. ठीक है, इसमें लिखना नीचे हाइफन डाल के, इथाइन and other terminal alkynes ethyne and other terminal alkynes. टर्मिनल अल्काइंस मतलब जहां पे ट्रिपल बॉन्ड एंड वाले कार्बन में होनी चाहिए. ठीक है, अल्काइंस, तभी तो उसके पास H होगा ना. क्या बोलते हैं, अगर वो ट्रिपल बॉन्ड कहीं बीच में है, फॉर एग्जांपल ये, तो अब ये वाले कार्बन के पास तो H है ही नहीं, तो ये कैसे एसिडिक कैरेक्टर शो करेंगे. आप लोग समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ. दिस इज जो मैंने अभी जो डायग्राम बनाया, दिस इज ब्यूट 2 आइन. क्या है ये, ब्यूट 2 आइन है, राइट. अब इसमें जो ट्रिपल बॉन्ड आपको दिख रहा है ये मिडिल में, राइट. और दोनों कार्बन के पास हाइड्रोजन है ही नहीं बना सकते ना. 4 बॉन्ड तो भी उनके 3 आपस में बनाए हैं और एक बगल वाले कार्बन के साथ बनी हुई है. 3 आपस में है और एक बगल वाले कार्बन के साथ बनी हुई है, तो 4 बॉन्ड होगी ना दोनों की. इसलिए दोनों में कोई भी H नहीं लगा हुआ है. आप लोग समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ. और जब H नहीं लगा तो ये एसिडिक कैरेक्टर कैसे शो करेगा. इसको तो H पॉजिटिव लिबरेट करना है ना, तभी ये एसिडिक होगा, राइट. तो इसलिए टर्मिनल अल्काइंस भी एसिडिक या एसिड की तरह बिहेव करते हैं जहां पे ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन द टर्मिनल कार्बन. तब तो कम से कम इस वाले के पास तो एक हाइड्रोजन है, भले इस वाले के पास नहीं है, बट आपके इस कार्बन के पास तो हाइड्रोजन है, तभी ना वो H पॉजिटिव लिबरेट करेगा और आप उसको एसिडिक बोलोगे. समझ गए ना आप लोग. तब ये मत सोचना कि तो यहाँ तो हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, ये लोग थोड़ा छोड़ेंगे. ये तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है. sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp2 एंड sp3. दैट इज द रीजन व्हाई वो छोड़ रहा है H पॉजिटिव को. ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा का मतलब यही होता है कि अगर मैं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो रहा तो मैं इससे इलेक्ट्रॉन खींच लूंगा, भले हम दोनों की बॉन्ड बनी होगी. ठीक है, बट मैं ज्यादा लालची हूं तो वो बॉन्डेड पेयर मैं अपने पास रख लूंगा, इसको भगा दूंगा. समझ रहे हो ना. अब इनके पास भगाने के लिए कोई है ही नहीं, तो किसको भगाएंगे. समझ गए ना. कहीं H नहीं है तो ये एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करेंगे. ओनली इथाइन, इथाइन में तो टर्मिनल नहीं होगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है, या फिर कोई भी टर्मिनल अल्काइंस. ठीक है, तो क्या लिखे, इथाइन एंड अदर टर्मिनल अल्काइंस
react with strong bases, react with strong bases or sodium metal or sodium metal or with sodamide in liquid ammonia or with sodamide वही NaNH2 sodamide in liquid ammonia to form sodium acetylides to form sodium acetylides with evolution of hydrogen gas with evolution of hydrogen gas with evolution of hydrogen gas। जैसे आप लोगों ने एसिड की प्रॉपर्टी 10th में पढ़ी होगी, तो हम क्या पढ़ते थे प्रॉपर्टी एसिड की, कि जब एसिड एक मेटल के साथ रिएक्ट करे, है ना, या फिर बेस के साथ रिएक्ट करे, ठीक है, तो एक सॉल्ट बनता है ना। अब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस बनेगी, बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वाटर या फिर हाइड्रोजन गैस, डिपेंड करेगा कि बेस किस टाइप का है, समझ रहे। मतलब अगर उसमें ऑक्सीजन कंटेनिंग बेस नहीं है तो वो नहीं बनाएगा वाटर, वाटर के लिए तो वो भी चाहिए ना। जैसे NaNH2 है मेरे पास, फॉर एग्जांपल NaNH2, अब इसके पास ये बेस ऐसा है जिसके पास O नहीं है, तो ये वाटर नहीं बना पाएगा, तो ये भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। पर अगर NaH होगा तो ये वाटर बना देगा। Please react with acid to give salt and water न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। तो पहला रिएक्शन सोडियम के साथ लिखना नीचे, इथाइन बना लो, इथाइन इथाइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस Na, ठीक है। तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, ये H निकलेगा, है ना, CH ट्रिपल बॉन्ड C और Na जुड़ जाएगा आगे, इसी को बोल रहे हैं सोडियम एसिटिलाइड। सॉल्ट बता जैसे सोडियम क्लोराइड, वैसे ही सोडियम एसिटिलाइड प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। आपको ये दो मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, तभी दोनों H मिलके एक H2 बनाएंगे ना। दो अल्काइन लोगे, दोनों अल्काइन में से एक एक H बाहर आएगा, मिलके H2 बनाएगा, ठीक है। तो ये भी दो लेना पड़ेगा और ये भी दो लेना पड़ेगा, तो ये आपका बैलेंस इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। इसमें आपका ये एनायन था और ये कैटायन, ठीक है, क्लियर हो रहा है। क्योंकि इसने H को छोड़ दिया ना, तो नेगेटिव साइन इसके पास रहेगा, H पॉजिटिव बाहर चला गया और Na पॉजिटिव ऐड हो गया इसके साथ, ठीक है। दिस इज योर सोडियम एसिटाइड, ठीक है। सेम रिएक्शन आपका NaNH2 के साथ भी होगा, ठीक है। तो लिखना नीचे एक और रिएक्शन लिखो, एक जनरल रिएक्शन लिख लेते हैं, RC ट्रिपल बॉन्ड CH, टर्मिनल अल्काइन, क्या है ये, एक टर्मिनल अल्काइन है, R की जगह कुछ भी हो सकता है, ठीक है, प्लस NaNH2 इन लिक्विड अमोनिया, ठीक है। तो कंपाउंड वैसे ही बनेगा, RC ट्रिपल बॉन्ड C Na पॉजिटिव, बट साथ में अमोनिया लिबरेट हो, ठीक है। ये फर्स्ट रिएक्शन में जो हमें बताता है कि आपका अल्काइन इज एसिडिक इन नेचर, क्योंकि ये भी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस दे रहा है। जैसे कि कोई और एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो इट गिव्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, तो ये भी वही कर रहा है, इसका मतलब ये भी एसिडिक है, ठीक है। ओके, एक रिएक्शन और लिखो, एक रिएक्शन और लिखना, फॉर्मेशन ऑफ एल्केन with Grignard reagent, formation of alkane with Grignard reagent, formation of alkane with Grignard reagent, है Grignard reagent क्या था, RMGX was Grignard reagent,
और इससे अपन एल्केन बनाए थे। उसमें लिखे थे कि एल्केन में कहीं से भी अगर एच आ जाए, वाटर से आ सकता है वो एच एल्कोहल से आ सकता है, यहाँ पे वो एच कहां से आएगा, अल्काइन से। एच ही तो चाहिए। देखो आर एन जी एक्स होता है आपका, आर एन जी एक्स, दिस इज गिरनार्ड रिएजेंट। इस आर को ना बस एक एच चाहिए एल्केन बनने के लिए। इस आर को क्या चाहिए, बस एक एच चाहिए एल्केन बनने के लिए। क्योंकि ये आर बना कैसे है, एच को रिमूव करके तो बना है। आर इज अल्काइल ग्रुप, जो एल्केन में से एक हाइड्रोजन अपन रिमूव करते तब बनता है अल्काइल। तो अगर अल्काइल में मैं एक एच वापस ऐड कर दूं तो फिर से बन जाएगा एल्केन। तो ये एच इसको मिलेगा अल्काइल से, ठीक है। तो आर एन जी एक्स प्लस प्लस अपना इथाइन ले लेते हैं, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, ठीक है। तो आर एच बनेगा विच इज योर एल्केन, दिस इज एल्केन, प्लस ये जो बच गए ये एसिड ग्रुप बच गया है और MgX बच गया है, ठीक है। तो ये दोनों साथ में अटैच हो जाएंगे लाइक दिस, HC ट्रिपल बॉन्ड C और MgX इसके पास आ जाएगा, क्योंकि Mg पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। क्लियर है। तो ये भी रिएक्शन आप एल्केन में लिख सकते हो प्रिपरेशन में, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ही है ना। वहां पर मैं वाटर लिया था, आप अल्कोहल भी ले सकते हो, आप इथाइल भी ले सकते हो, ठीक है। ठीक है, ये तो इसकी दो रिएक्शन हो गए। अपन कॉज लिखते हैं कि अपन क्यों बोल रहे हैं अल्काइन एसिडिक है, वही sp हाइब्रिडाइजेशन वाला कॉज लिख लेते हैं। नीचे लिख लो, कॉज ऑफ एसिडिक नेचर, कॉज ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस, cause of acidic nature of alkynes. Why alkynes are acidic in nature and not alkenes and alkanes? ठीक है, तो इसमें लिखना it can be explained, it can be explained in terms of, it can be explained in terms of, it can be explained in terms of sp hybridization of a, sp hybridization of a, it can be explained in terms of sp hybridization of a triply bonded carbon, sp hybridization of a triply bonded carbon. Full stop. Since an sp orbital, since an sp orbital, since an sp orbital has more s character, has more s character, has more s character than an sp2 or sp3, then an sp2 or sp3, then an sp2 or sp3, comma, the electrons in an sp orbital, the electrons in an sp orbital, the electrons in an sp orbital are more strongly held, are more strongly held, are more strongly held by the nucleus, are more strongly held by the nucleus. Stop. In other words, due to greater electronegativity, due to greater electronegativity, in other words, due to greater electronegativity, in other words, due to greater electronegativity, the electrons of
सी बॉन्ड एच बॉन्ड, सी और एच के बीच में बॉन्ड बनाना है ना, सी बॉन्ड एच बॉन्ड, एक बॉन्ड बनाना, एक बॉन्ड लिखना, ठीक है। सी बॉन्ड एच बॉन्ड are displaced more towards, are displaced more towards, are displaced more towards the carbon, are displaced more towards the carbon than towards the hydrogen atom, than towards the hydrogen atom. Like here, in other words, क्या लिखे अपन? In other words, due to greater electronegativity, the electrons of CH bond are displaced more towards the carbon atom than towards the hydrogen atom. First up, the hydrogen atom is less tightly held. The hydrogen atom is less tightly held. The hydrogen atom is less tightly held by the carbon, less tightly held by the carbon, and hence can be removed as a proton. And hence can be removed as a, and hence can be removed as a proton. Thus alkynes behave as acid. Thus alkyne behaves as acid. ठीक है, नेक्स्ट लास्ट है आपका बेंजीन। तो एरीन्स बोलते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं? एरीन्स, एरोमेटिक, है ना, ये एरोमेटिक होते हैं ना आपकी। तो एरोमेटिक में डबल बॉन्ड भी होती है, तो एरोमेटिक के आर आ गया आपका, एरोमेटिक से ईन आ गया आपका डबल बॉन्ड वाले से, तो एरीन्स भी हम बोल सकते हैं इसको। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर आल्सो कॉल्ड एरीन्स, ठीक है। ये बेंजीन का दूसरा नाम नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो ना, ये बेंजीन का दूसरा नाम नहीं है, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को हम ऐसे डिनोट करते हैं, जस्ट लाइक जैसे एल्कीन है, एल्कीन है, अल्काइल है, ये एरीन्स, ठीक है। ओके, इसमें ब्रैकेट डाल के वो भी लिख लो, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एरोमेटिक, एरीन्स के ब्रैकेट में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। इसमें हाइफन डाल के लिखो, हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स which contain one or more, hydrocarbons which contain one or more benzene rings, one or more benzene rings are called aromatic hydrocarbons, are called aromatic hydrocarbons. ठीक है, पर हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन में कि एरोमेटिक दो टाइप के होते हैं, बेंजीनॉइड एंड नॉन बेंजीनॉइड, मतलब जिसमें बेंजीन रिंग नहीं है दे कैन आल्सो बी क्लासिफाइड एज एरोमेटिक कंपाउंड्स, क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ एरोमा था जब उनको क्लासिफाई कर रहे थे। एरोमेटिक कंपाउंड आपका एरोमा से ही आया है, एरोमा मतलब एक स्वीट स्मेल, ठीक है। तो जो पहले ऐसे स्वीट स्मेल वाले थे उनको एरोमेटिक में डाल दिए, लेटर ऑन बेंजीन वाले को भी एरोमेटिक बोलने लगे। तो अपन एक रूल पढ़ेंगे जिससे अपन डिसाइड करेंगे कौन एरोमेटिक है कौन एरोमेटिक नहीं है, ठीक है। ओके, नीचे लाइन में लिखना, however 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 aromatic hydrocarbons are of two types, aromatic hydrocarbons are of two types, that is benzenoids, benzenoids, benzenoids bracket में लिखना, containing benzene ring, benzenoid containing benzene ring, and non-benzenoid, and non-benzenoid
ब्रैकेट में नॉट कंटेनिंग बेंजीन रिंग, नॉट कंटेनिंग बेंजीन रिंग, नॉट कंटेनिंग बेंजीन रिंग। ठीक है, इसका नॉमेनक्लेचर हम ऑलरेडी देख लिए हैं नॉमेनक्लेचर वाले चैप्टर में, इसके पहले वाले में। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स जैसे कि OH वाले को फिनॉल बोलते हैं, है ना, CH3 वाले को टॉल्यूइन बोलते हैं। तो ये कुछ नाम अपने पढ़े हैं इसके पहले वाले चैप्टर में, ठीक है। और इसका आइसोमेरिज्म भी देखे हैं, ऑर्थो मेटा पैरा। ऑर्थो मेटा पैरा आर द आइसोमर ऑफ योर बेंजीन। जैसे कि अगर मैं ये बात करूं आपके कि लेट्स से कि आपके बेंजीन रिंग में 2 CH3 ग्रुप है, बस इतना ही बोल दिया मैंने कि आपके बेंजीन रिंग में 2 CH3 ग्रुप है। तो वो 2 CH3 ग्रुप कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, वो 2 CH3 ग्रुप आपके ऐसे भी कनेक्ट हो सकते हैं, आया ना। और वही 2 CH3 ग्रुप आपके पहले और इसके ऑपोजिट वाले कार्बन भी कनेक्ट हो सकते हैं, लाइक दिस। समझ रहे हो ना। तो ये तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सबके पास एक बेंजीन रिंग है, सबके पास 2 CH3 2 CH3 2 CH3 है, तो तीनों आइसोमर्स होंगे। ठीक है, आइसोमर्स क्या होते हैं, विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, राइट। तो यहाँ पे ये ऑर्थो है, ये मेटा है और ये पैरा है। नेबर्स वाले क्या कहलाते हैं, ऑर्थो। एक छोड़ के जो है वो है मेटा, और अपोजिट है तो पैरा। तो ये तीनों आइसोमर्स हैं आपके बेंजीन के। तो ये भी अपन पढ़ चुके हैं नॉमेनक्लेचर में, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली बेंजीन के स्ट्रक्चर पे आ रहा हूं, आपने लिख लिया समरी। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। हाइपरलिंक लगा के लिखो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C6H6, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C6H6, molecular formula is C6H6 full stop. It is highly unsaturated compound, it is highly unsaturated compound। 3 डबल बॉन्ड्स हैं तो highly unsaturated compound होगा, it is highly unsaturated compound, is highly unsaturated compound। ठीक है, इसमें एक सबहेड डालना, केकुल स्ट्रक्चर, केकुल KEKULE, केकुल स्ट्रक्चर, KEKULE, केकुल स्ट्रक्चर। इसमें लिखना नीचे, the very first structure of benzene was given by the very first structure of benzene was given by F.A. Kekul। इनका फुल नेम है फ्रेडरिक ऑगस्ट केकुल, F.A. Kekul। Now he proposed that the 6 carbon atoms of benzene are joined to each other by the 6 carbon atoms of benzene are joined to each other by alternate single and double bonds, alternate single or double bonds, to form a hexagonal ring, First up, each carbon is further connected to a each carbon is further connected to a hydrogen atom. Each carbon is further connected to a
हाइड्रोजन एटम। ये डायग्राम बना लो। ठीक है, ओके, नीचे लिखना एक बार, राइट। Equal structure failed. Equal structure failed to account for. Equal structure failed to account for the unusual stability. Equal structure failed to account for the unusual stability of benzene. Unusual stability of benzene and the equivalence of and the equivalence of and the equivalence of all the carbon-carbon bond length in benzene. All the carbon-carbon bond length in benzene and the equivalence of all the carbon-carbon bond length in benzene. इसका क्या मतलब हुआ? दो चीज वो समझाने के लिए मतलब बेसिकली फेल हो गए थे। उन्होंने क्या किया था, जब वो ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाया था ना, तो उन्होंने देखा कि ऑर्थो वाला जो ऑर्थो डाइक्रोमोबेंजीन कुछ ऐसा बना एक बार में, और कई बार उनको स्ट्रक्चर ना ऐसा भी दिखा उसका। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? डबल बॉन्ड की पोजीशंस उन्होंने देखा कि एक बार जहां पे ब्रोमीन लगा हुआ है ना, दोनों उन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड थी, और एक स्ट्रक्चर उन्होंने और ऑब्जर्व किया जहां पे वो दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं थी। तो उस समय रेजोनेंस नहीं था, तो वो समझा नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्यों होता है। बट उन्होंने ये बोला कि ये दोनों स्ट्रक्चर पॉसिबल है अगर अपन डाई सब्स्टिट्यूटेड बनाते हैं। ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है, दो लगे ना, इसका डाई सब्स्टिट्यूटेड बोल रहे हैं। अगर आप डाई सब्स्टिट्यूटेड बनाते हो तो ये दोनों पॉसिबल है, और ये दोनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में रहते हैं। इक्विलिब्रियम में मतलब ये भी रहेगा सॉल्यूशन में, ये भी रहेगा, और दोनों क्वांटिटी लगभग बराबर रहेगा। समझ पा रहे हैं? तो ये वो समझा नहीं पाए थे कि ऐसा क्यों होता है, फर्स्ट थिंग। ठीक है, और दूसरा रीजन अपन ने क्या लिखा है नीचे, एक और, एक तो अनयूजुअल स्टेबिलिटी लिखे, और दूसरा इक्वल बॉन्ड लेंथ। इक्वल बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या हुआ? हमें पता है कि डबल बॉन्ड जो है वो शॉर्टर होती है देन अ सिंगल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड और शॉर्ट होती है देन अ डबल बॉन्ड। अभी तो स्ट्रेंथ वाइज ट्रिपल बॉन्ड आर द स्ट्रॉन्गेस्ट, देन डबल बॉन्ड, और सबसे वीकेस्ट क्या होती है? सिंगल बॉन्ड। जब हम पढ़े केमिकल बॉन्डिंग में बॉन्ड लेंथ था, वहां पे बॉन्ड ऑर्डर था, बॉन्ड एंगल था, है ना? तो अपन ने क्या लिखा था कि सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है। होता सबका मेजरमेंट पिकोमीटर नहीं है, पीएम, राइट? बट अगर अपन मेजरमेंट करेंगे तो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होती है, राइट? बट उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि 6 बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ बराबर। ये भी अनयूजुअल की चीज होगी ना, जबकि हम बोल रहे हैं कि ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, तो इन दोनों की लेंथ बराबर कैसे हो सकती है? बट कभी कभार ये भी डबल बॉन्ड है, तो इसको अपन एक्चुअली यहाँ पे क्या बोलते हैं कि दे ऑल हैव पार्शियल डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। जो एक बार डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड भी हो सकती है, और जो सिंगल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड भी हो सकती है। दैट इज द रीजन व्हाई दे आर नोन एज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। उनको हम फुल्ली डबल बॉन्ड नहीं बोल रहे। फुल्ली डबल बॉन्ड मतलब वो हमेशा डबल बॉन्डेड रहेगा, बट कभी कभार ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड भी बन जा रहा है, और ये सिंगल डबल बन जा रहा है। तो इसलिए दोनों की जो लेंथ है ना, वो दोनों के एवरेज के आसपास होती है।
ये हमने जब रेजोनेंस पढ़ रहे थे केमिकल बॉन्डिंग में, तब भी अपन ने देखा कि कार्बोनेट के स्ट्रक्चर में बॉन्ड लेंथ सबकी इक्वल आ रही थी। ओजोन का स्ट्रक्चर भी देखे थे पर, है ना। ओजोन में क्या होता है, डबल बॉन्ड एक बार यहाँ रहती है, दूसरे बार इस ऑप्शन के साथ रहती है, तो बॉन्ड लेंथ अलग अलग आनी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं होता है। ऑब्जर्वेशन से पता चला एक्चुअली ये सारे बॉन्ड लेंथ अपन एक्सरे डायफ्रैक्शन से पढ़ते हैं। आप एक्सपेरिमेंट लगाते हो, एक्सरेज को भेजते हैं अंदर, एक्सरे जो आती है ना, वो अंदर जाके इनका बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट करती है। तो इसका भी समझ में आया कि ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, बट कभी कभार ये डबल बॉन्ड हो सकती है, ये सिंगल बॉन्ड हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे भी रेजोनेंस है, रेजोनेंस के कारण ये सिंगल और ये डबल हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए दोनों का बॉन्ड लेंथ बराबर होता है यहाँ पे भी, एवरेज ऑफ सिंगल एंड डबल। तो ये दोनों चीज के इक्वल समझाने में फेल हो गए थे, इसलिए उनका स्ट्रक्चर उस समय फेल हो गया था। बट जब बाद में यही सेम स्ट्रक्चर को मॉलिक्यूलर थ्योरी से समझाया गया रेजोनेंस यूज करके, तब स्ट्रक्चर वेरीफाई हो गया, ये दोनों प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। क्योंकि हम जानते हैं ना कि जितना ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है उतना ज्यादा आपका कंपाउंड स्टेबल होता है। तो बेंजीन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, दैट इज द रीजन व्हाई इट इज स्टेबल, पहला थिंग। और दूसरा, बॉन्ड लेंथ क्यों अलग अलग है, क्योंकि रेजोनेंस के कारण ये बॉन्ड कभी डबल बॉन्ड भी हो सकती है, ये बॉन्ड सिंगल बॉन्ड भी हो सकती है। तो बोथ हैव पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, दैट इज द रीजन व्हाई कि दोनों का बॉन्ड लेंथ सेम है, ना कि अलग अलग। क्लियर है? तो नेक्स्ट लाइन में लिखना, these drawbacks can be explained in terms of these drawbacks can be explained in terms of molecular orbital and resonance theory. Molecular orbital and resonance theory. Orbital and resonance theory. ठीक है, रेजोनेंस थ्योरी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जिसमें बीच में अपन सर्कल लगा देते हैं, है ना। आप ये बनाते हो एक बॉन्ड, एक स्ट्रक्चर ये हो गया आपका, जिसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड्स है ना। और इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, जहां पे डबल बॉन्ड जो है वो डीलोकलाइज हो जाती है। क्या बोलते हैं इसका अपन, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होकर यहाँ आ गए, यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ आ गए, उसके कारण ये यहाँ पे आ गया, राइट, और ये यहाँ चला गया, तो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा। और अगर ये इससे आपको वापस ये स्ट्रक्चर चाहिए, तो ये वाले बॉन्ड को यहाँ भेज दो, ये वाले को यहाँ भेज दो, और ये वाले को यहाँ, तो वापस ये आ जाएगा। तभी तो दोनों साइड, दोनों के बीच में डबल साइड एरो लगा हुआ है ना, इससे ये बन सकता है और इससे ये बन सकता है। बस आपको क्या कराना है, डीलोकलाइजेशन। और आप देख रहे हो कि डीलोकलाइजेशन पूरा कंप्लीट सर्कल में हो रहा है, कहीं भी एक जगह ऐसा नहीं कि जहां डबल बॉन्ड नहीं पहुंच पा रही है, हर जगह पाई इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। दैट इज द रीजन व्हाई इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा बनता है, बीच में सर्कल, सर्कल शोज इलेक्ट्रॉन पूरा चक्कर लगा रहा है। समझ में आ रही बात? ठीक है, दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स सेपरेटेड बाय डबल हेडेड एरोज, और इसका ये होता है रेजोनेंस हाइब्रिड। तो क्या बोलते हैं हम, रेजोनेंस, रेजोनेंस हाइब्रिड होता है ये, और ये होते हैं आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग, ठीक है, ये स्ट्रक्चर पहले बना लो, लायन हो गया, जा रहे हो लोग। ठीक है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये रेजोनेंस हाइब्रिड। वरना नॉर्मली जो है ना, आपके कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 134 पिकोमीटर होती है, और कार्बन कार्बन सिंगल की होती है 159 पिकोमीटर।
154 है कि 154 154 पिकोमीटर, ठीक है। बट अभी अगर अपन बेंजीन का स्ट्रक्चर देखेंगे ना, तो यहाँ पे सारी बॉन्ड 139 पिकोमीटर, सारी बॉन्ड which lies between 134 and 154, एग्जैक्ट एवरेज नहीं है, बट इन दोनों के बीच का बॉन्ड लेते हैं। ना डबल बॉन्ड है एग्जैक्ट, ना सिंगल बॉन्ड है एग्जैक्ट लेंथ के हिसाब से, ठीक है। ओके, बनाइए स्ट्रक्चर, ठीक है। नीचे एक लाइन लिखना, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, because of resonance, all the carbon-carbon bond length are equal. Because of resonance, all the carbon-carbon bond length are equal. Because of resonance, all the carbon-carbon bond lengths are equal. That is 139 picometer. That is 139 picometer. That is 139 picometer. And lie in between carbon, double bond carbon bond length of 134 picometer and carbon, single bond carbon bond length 154 picometer, and lie in between carbon, double bond carbon bond length of 134 picometer and carbon, single bond carbon bond length of 154 picometer, ठीक है। और उसका स्ट्रक्चर कैसा मैं यहाँ बना रहा हूँ, उसको बना लेना। हेक्सागोनल भी बनाएंगे अपन, पर यहाँ पे अपन पाई क्लाउड्स दिखाएंगे, पाई इलेक्ट्रॉन बनता है ना सब में, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाना, यहाँ पे बना लेना इसके आप लोग। सबके पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। यहाँ पे कैसे है, sp2 डबल बॉन्डेड है ना, सारे कार्बन डबल बॉन्डेड है, तो सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे, जिसमें ऑलरेडी एक s और दो p वो यूज कर चुके हैं, है ना। सिर्फ एक अनहाइब्रिडाइज्ड p बचा जो पाई बॉन्ड बनाने वाला है, ठीक है। अब बन जाएगी इनके बीच की एक बॉन्ड, ये हो गई एक पाई। अब अल्टरनेट में ये हो गया एक पाई, और फिर अल्टरनेट में हो गया ये एक पाई, ठीक है आप लोगों को। प्लेनार स्ट्रक्चर है ये पूरा क्लीन। आपका ये जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनार। कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनार। मतलब वो तीनों जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स है, इट लाइज इन अ प्लेन लाइक दिस, समझ रहे हो। ये एक कार्बन बनाया है मैंने, वेरी गुड, आई एम सेइंग, और उसका अनहाइब्रिडाइज्ड वाला ये रहा। ऐसे 6 कार्बन बने हैं यहाँ पे, ये बाकी 3 नहीं दिखाया हूं, बस मैं एक अनहाइब्रिडाइज्ड दिखाया हूं यहाँ पे, तो समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे जो 6 कार्बन आप देख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 एंड 6, वो सारे कार्बन ऐसे ही है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, जिसके कारण उनकी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन सी है, ये है फर्स्ट हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये है सेकेंड, और ये है थर्ड, ठीक है। जिसमें एक वो बगल वाले कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाने में यूज कर रहे हैं, और बाकी जो 2 दिख रही है यहाँ पे आपका एक H है, और ये वाला जो है ये एक और बगल वाले हाइड्रोजन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाने में यूज कर रहे हैं, लाइक दिस। एक कार्बन 2 कार्बन से कनेक्टेड है ना, हर एक कार्बन 2 कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये रहा एक सिंगल बॉन्ड, ये रहा दूसरा सिंगल बॉन्ड। अब ये पाई बॉन्ड वो इसके साथ वाले साथ भी बना सकता है, या फिर इस वाले के साथ भी बना सकता है, जो अपन यहां दिखा रहे हैं। समझ में आ रहा है स्ट्रक्चर, ठीक है। तो मैं सारी बॉन्ड नहीं बना रहा हूं यहाँ पे, सारे ऑर्बिटल्स नहीं बना रहा हूं, मैं सिर्फ जो p अनहाइब्रिडाइज्ड बचा है ना, उसी को बस बना के दिखा रहा हूं, ठीक है।
बाकी तो स्ट्रक्चर पूरा ऐसा ही रहेगा। इसका अपन बोलते हैं कि बेंजीन रिंग जो है वो प्लेनार स्ट्रक्चर है, प्लेन में बनेगा, बस उसका एक ऑर्बिटल ऊपर है और एक नीचे है, ये वाला। तो आप ऐसे समझ के चलो, ये पूरा बेंजीन रिंग है, 6 कार्बन एक ही प्लेन में है, ये है प्लेन सरफेस, 6 कार्बन यहीं पे है, 1 2 3 4 5 6, और सबकी सिंगल बॉन्ड यहीं पे है, पूरा स्ट्रक्चर यही है। बस जो डबल बॉन्ड बन रही है ना, उसके लिए क्लाउड ऊपर और नीचे, ये ऊपर और ये नीचे, ये ऊपर वाला क्लाउड, ये नीचे वाला क्लाउड। तो अल्टीमेटली जब ये तीनों ऊपर के क्लाउड मिलेंगे ना, तो एक डोनट टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा ऊपर। डोनट समझते हैं ना, तो गोला होता है, बीच में छेद होता है, बस वैसे ही कुछ स्ट्रक्चर ऊपर बनेगा और नीचे भी एक डोनट होगा। बीच में पूरा बेंजीन रिंग है, हेक्सागन, और ऊपर एक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर रहेगा और एक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड नीचे। क्लियर? ठीक है, ये बना लियो ना। ठीक है, एक मिनट मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ, जैसा बोल रहा हूँ मैं डोनट वाला। ये दिख रहा है ऑरेंज वाला डोनट, है ना? ये जो आपके जो बीच में पूरे कार्बन है, ये भी समझ में आ रहा है ये वाला। तो पीएनजी इमेज में इसमें पिक्चर दिख है। हाँ, यहाँ दिखेगा, देख पा रहे हो? ये वो स्ट्रक्चर जो मैंने यहाँ बनाया है, दिख रहा है? ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनेगा, इनका बनेगा और इसका बनेगा, दोनों का। ठीक है, और बनने के बाद ऊपर एक क्लाउड आपको अलग से दिखेगा और नीचे वाला क्लाउड अलग से दिखेगा, और बीच में आपकी बेंजीन की प्लेन रिंग है, बीच वाली। क्लियर? ठीक है, ओके। ठीक, चलो नेक्स्ट ट्रेंड डालते हैं। एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी, AROMATICITY, एरोमेटिसिटी। मैंने बताया ना, अपन कुछ रूल देखते हैं कि उससे अपन निकाल लेंगे कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है। आपको सिर्फ स्ट्रक्चर देख के बताना है, स्मेल नहीं करना है। स्ट्रक्चर थोड़ा आपके आपके पास कंपाउंड थोड़ा है कि आप स्मेल करोगे तो अच्छा इसमें एरोमा है, उसको बेंजीन में डाल देते हैं। बेंजीन रिंग देख के तो समझ जाएंगे कि एरोमेटिक है, ये तो श्योर है ना? पर जो दिखने में बेंजीन रिंग नहीं है, वो भी एरोमेटिक हो सकता है, वो अपन ये रूल से डिसाइड करेंगे। तो क्या लिख लो? एरोमेटिसिटी ब्रैकेट में लिखना हक्कल रूल, हक्कल रूल, HUCKEL, हक्कल रूल, हक्कल रूल। ठीक है, इसमें लिखना हक्कल हक्कल रूल में, the necessary and sufficient condition for a molecule to be aromatic are the necessary and sufficient condition, the necessary and sufficient condition, the necessary and sufficient condition for a molecule to be aromatic are, for a molecule to be aromatic are, for a molecule to be aromatic are, तीन कंडीशन है, ये तीनों कंडीशन फुलफिल करना चाहिए आपका मॉलिक्यूल, तभी आप बोलोगे कि वो एरोमेटिक है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिखना, फर्स्ट पॉइंट, it should have a cyclic, single cyclic cloud, it should have a, it should have a single cyclic cloud, single cyclic cloud of delocalized pi electrons, of delocalized pi electrons, of delocalized pi electrons above and below the plane of molecule, above and below the plane of molecule.
above and below the plane of molecule. जैसे कि इसमें था एक डोनट ऊपर एक डोनट नीचे, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्लेन के ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्लेन के नीचे, ये होना चाहिए पहला चीज। सेकेंड पॉइंट, बिलो द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल लिखे ना, सेकेंड पॉइंट लिखना, इट शुड बी प्लेनार, इट शुड बी प्लेनार, इट शुड बी प्लेनार। देखो ये प्लेनार स्ट्रक्चर है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का पूरा डीलोकलाइजेशन पॉसिबल हो पाया, है ना। एक ही प्लेन में थे सारे बॉन्ड्स, सारे कार्बन, तभी वो इलेक्ट्रॉन अल्टरनेट बॉन्ड्स में जा जाके डीलोकलाइज हो पाया। अगर एक भी कार्बन अगर प्लेन के अलावा कहीं और होता तो डीलोकलाइजेशन कंप्लीट नहीं हो पाता, ठीक है। तो इट शुड बी प्लेनार, तो स्टॉप, दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट, this is due to the reason that this is due to the reason that complete delocalization of pi electrons, complete delocalization of pi electrons, this is due to the reason that complete delocalization of pi electrons is possible only if the ring is planar, is possible only if the ring is planar, is possible only if the ring is planar. And third point लिखना, third last condition, it should contain 4n plus 2 pi electrons, 4n plus 2 pi electrons, where n is equals to 0, 1, 2, 3, etc. 4n plus 2 pi electrons, ठीक है। जैसे बेंजीन की अगर मैं बात करूं तो बेंजीन का स्ट्रक्चर प्लेनार है ना, इसके ऊपर नीचे इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स भी है, प्लेन के ऊपर प्लेन के नीचे इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी है, और नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन आप काउंट करो, पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या होगा आपके, नंबर ऑफ डबल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ 2, 2 4, 2 6, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो जो भी पाई बॉन्ड बन रहा होगा एंड डबल बॉन्ड बन रहा होगा वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, टोटल 6 हो गए। अगर आप यहाँ पे n की वैल्यू 1 डालते हो तो आपको मिलेगा 6, 4 plus 2, 4 into n, 4 into 1 will be 4, 4 plus 2 will be 6 है इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, समझ में आ रहा है। किसी के पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तो भी पॉसिबल है, n की वैल्यू 0 रखो ना, कितने पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, बट बाकी कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। समझ रहे, हकल रूल में क्या बोल रहा है, these are the 3 necessary and sufficient condition। नेसेसरी बोल दिया मतलब तीनों कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है, तभी आप बोलोगे कि दैट पर्टिकुलर कंपाउंड इज अ एरोमेटिक कंपाउंड। तो सबसे पहली चीज तो हम यही चेक करेंगे 4n plus 2 पाई इलेक्ट्रॉन है या नहीं, और अगर ये है और अगर स्ट्रक्चर प्लेनार नहीं है ना, तो आप बोल देंगे कि आपका एरोमेटिक कंपाउंड नहीं, ठीक है। कुछ एग्जांपल देखते हैं इस पर, चलो एक लाइन नीचे लिखना, a molecule which does not satisfy any one, a molecule which does not satisfy any one or more of the above condition, any one or more of the above conditions, it is said to be non-aromatic. Is said to be non-aromatic. Is said to be non-aromatic. और एक लाइन में aromatic के लिए कंक्लूजन लिख लो, any planar cyclic system, any planar cyclic system, any planar cyclic system containing
any planar cyclic system containing two, ये 2 कब आएगा जब n के लिए 0 पुट करोगे, 6 कब आएगा जब n के लिए 1 पुट करेंगे, 2 के बाद 6, 2, 6, n के लिए 2 पुट करोगे तो कितना आएगा 10, 10, फिर 14, 3 पुट करेंगे तो 12 प्लस 2 14 हो जाएगा ना, 14, 18 एक्सेट्रा पाई इलेक्ट्रॉन्स, फिर से रिपीट कर रहा हूं, एनी प्लेनार साइक्लिक सिस्टम कंटेनिंग 2 या 6 या 10 या 14 या 18 एक्सेट्रा पाई इलेक्ट्रॉन्स and having a single cyclic pi electron cloud, containing all the carbon atoms in the ring, is aromatic, single cyclic pi electron containing all the carbon atoms in the ring is aromatic. ठीक है, इसमें कुछ कंपाउंड बना, इसको आप लोग फॉर्मूला बना लो, है ना, और इसका देखते हैं अपन ये एरोमेटिक है या नहीं। देखो बेंजीन वाले में तो दिक्कत नहीं है, बेंजीन रिंग दिख जाए तो हम उसको एरोमेटिक बोल देंगे। प्रॉब्लम कहाँ आएगी, या ये रूल कहाँ यूज करना पड़ेगा, जो आपको दिखने में बेंजीन नहीं दिख रहा है, जैसे कि ये है ना, ये दिखने में बेंजीन नहीं है, इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो डबल बॉन्ड एक है, बट एक डबल बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन है ना, और ये n = 0 वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन वाली की तो होती है ना कंडीशन, 2, 6, 10, है ना, 14, 18, ठीक है। देखिए स्ट्रक्चर बना रहा हूं, इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर और यहां बना रहा हूं। थोड़ा नीचे जगह भी छोड़ना, ठीक है। अगर आप लोग एक के नीचे एक बना रहे हो तो एक के नीचे थोड़ी जगह भी छोड़ना लिखने के लिए कि ये एरोमेटिक है या नहीं, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है तो क्यों है। ये पहला लेके नीचे लिखना, प्लेनार, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स
प्लेनार है, ट्रायंगल बनाया ना, एक ही प्लेन में बनेगा, है ना, विथ 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और ये एरोमेटिक, 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 ठीक है। अब सेकेंड स्ट्रक्चर देखो इसी के जैसा है, बट आपको एक इलेक्ट्रॉन पेयर और दिख रहा है ना, तो वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन पेयर भी रिंग का ही पार्ट है। तो इसके पास एक्चुअली 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, दो नहीं है, दो तो आपको यहाँ दिख रहे, पर ये इलेक्ट्रॉन पेयर जंप करके रेजोनेंस करके यहाँ जा सकता है ना, उससे फिर ये आपका बन के वहां चला जाएगा आगे। जैसे अपन वो फिनॉल में बनाए थे, है ना, वो क्लोरो वाले में बनाए थे कि एक जगह यहाँ पे एक बॉन्ड यहाँ पे आगे, तो ये अपने आप जंप करके यहाँ चला जाएगा या वापस वहां चला जाएगा। अल्टीमेटली यहाँ पे 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक जो बॉन्ड बना हुआ है और एक जो इलेक्ट्रॉन पेयर बनके घूम रहा है। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 2 नहीं है। तो आपको दिख रही है ये बॉन्ड, बट ये भी जो, ये 2 इलेक्ट्रॉन भी तो घूम रहा है ना, पाई इलेक्ट्रॉन से डिलोकलाइज करते हैं पूरे रिंग में, तो ये भी घूम रहा है और ये भी घूमेगा। अल्टीमेटली इट हैज गॉट 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो जैसे लिखना नीचे प्लेनार तो है क्योंकि ये भी ट्रायंगल स्ट्रक्चर है ना, प्लेनार है ये, बट 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, कॉमा लिख के एंटी एरोमेटिक, ये एरोमेटिक नहीं है, प्लेनार कॉमा 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, एंटी एरोमेटिक, ठीक है। अब इसके पहले वाले में देखो, बाद वाले में देखो, वो प्लस है ना, वो इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, समझ रहे हो ना। सेम उसके स्ट्रक्चर में यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो उसको आप पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट करोगे, बट प्लस को तो ना काउंट करोगे इलेक्ट्रॉन्स में। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। ये तो वैसे ही दिख रहा है, नॉन एरोमेटिक है, लिख लो। प्लेनार तो है ना, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, एंटी एरोमेटिक। अब अगला वाला आप बता सकते हैं, इसके पास 6 है ना, वो 2 को भी काउंट करोगे, इसको काउंट नहीं कर सकते, ये प्लस साइन है, राइट, बट वो तो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, तो वो एक पेयर हो गया और 2 पेयर यहाँ पे, टोटल 6 हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो लिख लो उसके नीचे प्लेनार 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स एरोमेटिक, प्लेनार 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स एरोमेटिक, ठीक है। तो 6 कार्बन तो आपको समझ में आ रहा है कि प्लेन में, पर अगला स्ट्रक्चर देखो, उसमें आपको कितने 7 कार्बन आइटम दिख रहे हैं, है ना। ये स्ट्रक्चर नॉन प्लेनार होता है, पर ऐसा नहीं कि सारे 7 कार्बन का स्ट्रक्चर नॉन प्लेनार ही होगा, बट ये जो कंपाउंड बनाना है इसमें लिखना नीचे नॉन प्लेनार, नॉन प्लेनार, पाई इलेक्ट्रॉन्स तो 6 दिख रहे हैं ना, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, but not spread over the entire ring, but not spread over the entire ring, but not spread over the entire ring। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ध्यान देना। अगर ये मान लो जंप करके इधर चला भी जाता है यहाँ, ठीक है, तो ये आगे और स्ट्रक्चर नहीं बढ़ा पाएगा, मतलब ये यहाँ चला गया तो अब कोई किसी के पास डबल बॉन्ड नहीं ना जो आगे भेज दे। यहाँ पे कार्बन सब में सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, अगर आपने ये डबल बॉन्ड को यहाँ भेज भी दिया तो ये कार्बन की 5 बॉन्ड बन जाएगी। जैसे अभी बेंजीन में क्या होता था कि जैसे हमने ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर को अगर यहाँ भेजा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ चला जाता था, ताकि कार्बन 4 ही बॉन्ड बना के रहे, और जैसे ये आता था तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाता था। बट यहाँ ऐसा कुछ है नहीं, अगर यहाँ डबल बॉन्ड होती ना, समझ रहे हो, तो ये आगे बढ़ जाती है ना, क्लियर। तो ये एंटायर रिंग में स्प्रेडेड मिल है एक्चुअली, समझ में आ रही बात। अब इसी का ये वाला देखो, यहाँ पे उस इलेक्ट्रॉन में, मतलब वो जो हाइड्रोजन आपको दिख रहा है ना, वो हट चुका है वहां से, और वो बॉन्ड आगे शिफ्ट हो गई, ताकि वो वाला कार्बन 5 बॉन्ड ना बने। देखना ये पॉजिटिव साइन आ गया ना, वहां पे नहीं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो वहां भी है, यहाँ भी है, बट यहाँ वो पूरे रिंग में घूमेगा, समझ रहे हैं, इस स्ट्रक्चर में, उस स्ट्रक्चर में पूरे रिंग में नहीं घूम पा रहा था, बट यहाँ पे वो पूरे रिंग में घूमेगा, क्लियर है। ठीक है, तो ये वाला स्ट्रक्चर में क्या लिखा आप लोग,
नॉट स्प्रेड ओवर द एंटायर रिंग, तो नॉन एरोमेटिक है। और यहाँ पे लिखना प्लेनार 6 pi electrons spread over entire ring। ये स्प्रेड नहीं है, बट ये स्प्रेड है। और जो लास्ट वाला वो स्प्रेड होगा और एंटायर रिंग है, लेकिन तो कैंसिल होगा ना। देखो ये अगर बॉन्ड यहाँ जाती है, ठीक है, तो अब ये वाला कार्बन ऑलरेडी 3 ही बॉन्ड बना रहा है, तो ये चौथी बन सकती है। मतलब यहाँ पे वो स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो रहा है ना। इससे तो आप ये समझ के चलो कि इसी स्ट्रक्चर से ये आया तो अब ये एरोमेटिक हो गया। क्योंकि जैसे देखो ये वाला कार्बन 5 बॉन्ड बनाएगा ना, तो ऑटोमेटिकली इस हाइड्रोजन को छोड़ देगा, अभी तो H पॉजिटिव है ना वहां पे। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड बना सकता है, यहाँ नहीं बना पा रहा था डबल बॉन्ड, क्योंकि ये कार्बन ठीक 5 बॉन्ड हो जाते, तो ये रिंग एक्चुअली ना सिर्फ इतना ही डीलोकलाइज हो रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन, पूरा सर्कल नहीं बनता। आप तो समझ रहे हो, जैसे अपन बेंजीन में कंप्लीट बीच में सर्कल बना रहे थे ना, तो अगर आपको इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना होगा ना, तो आप सिर्फ इतना ही बनाओगे अंदर। पहले आप ये शेप बना दोगे और बीच में सिर्फ एक यू बनाओगे। क्यों वो यू क्यों बना रहे, पूरा सर्कल क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन्स इधर डीलोकलाइज नहीं हो पा रहे, क्योंकि अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर जाना भी चाहेगा तो इस कार्बन के पास 5 बॉन्ड हो जाएंगे, इट इज नॉट पॉसिबल। समझ? अब यहाँ पे पॉजिटिव आयन का मतलब क्या कि ये वाला कार्बन 3 ही बॉन्ड बना रहा है ना, एक इसके साथ, एक इसके साथ और एक इसके साथ, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन अब यहाँ जा सकता है, यहाँ वो नहीं जा पा रहा था बिकॉज नॉट स्प्रेड ओवर द एंटायर रिंग, बट यहाँ पे वो स्प्रेड होगा एंटायर रिंग। समझ? यहाँ का 5 इलेक्ट्रॉन भी यहाँ जा सकता है, मतलब हर हर तरफ 5 बॉन्ड बन सकती है, यहाँ पे यहाँ दोनों जगह 5 बॉन्ड नहीं बन सकती। है क्लियर? ठीक है, देखो वैसे भी जो आपके एरोमेटिक सिस्टम होते हैं ना, दे शुड बी कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट मतलब अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तभी वो पूरे रिंग में घूम सकता है 5 इलेक्ट्रॉन, वहां नहीं घूम पा रहा है। समझ रहे हैं ना? यहाँ दो आपके लगातार सिंगल बॉन्ड आ गई, यहाँ पे भी दो लगातार सिंगल बॉन्ड है, बट इलेक्ट्रॉन पे है ऊपर, वो तो जंप करके इधर आ सकता है। ये इलेक्ट्रॉन पर जंप करके जैसे ही इधर आएगा, ये ऑटोमेटिकली इधर चला जाएगा, ये ऑटोमेटिकली इधर चला जाएगा, रिंग बन गई ना पूरी अंदर। क्लियर है? चलिए, तो इसमें क्या लिखे के बारे में? प्लेनार 6 pi electrons spread over the entire, ठीक है। ठीक, चलो नेक्स्ट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। पहला प्रिपरेशन अपन इथाइन की प्रॉपर्टी में देखे हैं, रेड और ब्लू वाला, है ना? क्या था वो रिएक्शन? क्या था नाम, क्या था रिएक्शन का? इथाइन से बेंजीन बना रहे थे, मैंने बोला था इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, cyclic polymerization of ethyne gives you benzene। तो फर्स्ट मेथड लिख लेना, from ethyne by cyclic polymerization, from ethyne by cyclic polymerization, from ethyne by cyclic polymerization। ठीक है, इसको फिर से नहीं लिखवा रहा हूँ क्योंकि अपन ने पीछे लिख चुके हैं, ठीक है। सेकेंड लिखो, सेकेंड। अच्छा आप चाहो तो आपने लिख रहा है कौन डाल के ना, डिस्कस इन प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन्स, आपको याद रहेगा कि पीछे से पढ़ना है इसको। डिस्कस्ड इन प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन्स। अल्काइन इथाइन कैसे अपन बनाया? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और फिर CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, ये इधर गया अगर, तो ये इधर आएगा और ये इधर जाएगा, ठीक है। और एरो में लिख लेंगे रेड हॉट आयरन ट्यूब
873 केल्विन आपको मिल जाएगा। सी अब इसकी एक बॉन्ड यहां चलेगी तो ये दो डबल बॉन्ड में बचे, है ना। फिर इसकी एक सिंगल बॉन्ड यहां आई है और इस ये वाला कार्बन जो आपका लगा हुआ है ये अब डबल बॉन्ड ही बना रहा है बस। ठीक है, बस स्ट्रक्चर देख लेना थोड़ा सा। 3 4 थोड़ा सा इसकी डबल बॉन्ड एक यहाँ रहेगी और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, ठीक है। इसी से अपन टॉल्यूइन भी बनाए थे, टॉल्यूइन इससे भी बनाए थे। 135 ट्राइमिथिल बेंजीन बनाए थे। 135 प्रोपाइन ले लोगे अगर, है ना, जब आप प्रोपाइन से बनाते हो ये सेम काम अगर आप प्रोपाइन से करोगे तो क्या बनेगा, 135 ट्राइमिथिल बेंजीन, ठीक है। चलो सेकंड मेथड लिखना, सेकंड decarboxylation of aromatic acid, decarboxylation of aromatic acid, decarboxylation of aromatic acid with the help of soda lime, with the help of soda lime, with the help of soda lime, with the help of soda lime। ये सेम प्रोसेस हमने ना एल्केन में ही पढ़ा था, पहले ध्यान देना, एल्केन वाला बता रहा हूँ फिर अपन एरोमेटिक में आते हैं। एल्केन में क्या किए थे, ये आपका एक एलिफैटिक एसिड है, इसको एलिफैटिक एसिड बोलेंगे ना, इसको एरोमेटिक एसिड बोलेंगे। एसिड समझ रहे हो ना, COOH, है ना। यहाँ पे वो CH3 एक अल्काइल ग्रुप से कनेक्टेड है और यहाँ पे वो एरिल ग्रुप से कनेक्टेड है। इसको क्या बोलेंगे, एरिल। इसको अल्काइल बोलते हैं, इसको एरिल बोलेंगे। इसको अपन R से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको AR से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नाउ इसमें हमने पहले Na या NaOH यूज करके इसको ऐसा बनाया था, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन भी जाएगा, ठीक है, उसको अपन को लेना नहीं है फिलहाल अभी। अब इसको लेंगे अपन CH3COONA और साथ में लेते सोडा लाइम विच इज अ मिक्सचर ऑफ NaOH एंड CaO इन द रेशियो ऑफ 3:1 और साथ में निकला था इससे Na2CO3 बाहर, डिकार्बोक्सिलेशन। और जो बच गया था वो जुड़ गया था CH4 प्लस Na2CO3। यहां भी सेम होगा, ये आपका एरोमेटिक एसिड है, आप इसको सोडियम या सोडियम हाइड्रोक्साइड में रिएक्ट करवाओ तो आपको मिलेगा पहला स्टेप में ONA, सॉरी ऐसा COONA, जैसे यहां मिल रहा है। बस अंदर ये कि यहाँ पे CH3 था, यहाँ पे बेंजीन है, C6H5 है। क्या है ये, C6H5। एक हाइड्रोजन हटेगा ना तभी ना ये जुड़ेगा। इसका फॉर्मूला क्या होगा, C6H5COOH। बना किससे है, C6H6 से। एक हाइड्रोजन हटा, उसकी जगह ये आ गया, राइट। नाउ ये जब रिएक्ट करेगा सोडा लाइम के साथ NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ CaO तो ये मिलके निकल जाएगा Na2CO3 और ये H जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा बेंजीन। समझे, सेम रिएक्शन है, बस वहां पे अपन ने एलिफैटिक एसिड वाला सॉल्ट लिया था, यहाँ एरोमेटिक एसिड वाला सॉल्ट लेंगे। बाकी सोडा लाइम वहां भी लिए थे, सोडा लाइम यहाँ भी लेंगे। वहां एल्केन बना था, यहाँ पे बेंजीन बनेगा। वहां भी Na2CO3 रिमूव हुआ था, यहाँ भी Na2CO3 रिमूव होगा, तभी तो नाम रिएक्शन का वही है, डिकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, क्या लिखे हो, डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड, हाइफन डाल के लिखना, सोडियम सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड लिख लो, का नाम बेंजोइक एसिड है। सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड on heating with soda lime gives benzene, on heating with soda lime gives benzene, on heating with soda lime gives benzene। ठीक है, रिएक्शन लिख लेना,
डायरेक्टली मैं सॉल्ट ले रहा हूँ, ठीक है, COOH लिख सकता हूँ ये डायरेक्ट, है ना। आया कहां से मैंने बता दिया आपको। आप बेंजोइक एसिड लोगे, Na या NaOH के साथ रिएक्ट करोगे, आपको ये सॉल्ट मिल जाएगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। क्या है ये? सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। साथ में सोडा लाइम हो गया, ठीक है, ऐसा शो भी कर देना और बन जाएगा बेंजोल, ठीक है। इसको लिखते समय या तो बीच में सर्कल बनाएंगे या तो अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, दोनों काम मत कर देना, ठीक है। हम दो कैटेगरी पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन्स की, एक एलिफैटिक और एक एरोमेटिक। एलिफैटिक 3 पढ़ चुके हैं, एल्केन, अल्कीन, अल्काइन, वहां पे अल्किल ग्रुप होते हैं आर, यहाँ एरोमेटिक में एल ग्रुप होता है AR। समझ रहे हो दोनों में डिफरेंस, ठीक है। थर्ड प्रोसेस कितना, थर्ड प्रिपरेशन का, रिडक्शन ऑफ फिनॉल, रिडक्शन ऑफ फिनॉल, रिडक्शन ऑफ फिनॉल, रिडक्शन ऑफ फिनॉल। अब देखो हमने जो चार्ट देखा था ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला, याद है क्या था कि जब हाइड्रोकार्बन्स लोगे, ध्यान देना, हाइड्रोकार्बन्स लोगे उनका ऑक्सीडेशन करवाएंगे, अगर अपन ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो हमें अल्कोहल्स मिलेंगे, याद आ रहा है। तो इनका फर्दर ऑक्सीडेशन से क्या मिल रहा था, एल्डिहाइड या कीटोन, और इनके फर्दर ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और इनका रिडक्शन करूंगा तो पीछे जा सकते हैं अपन, हाँ है ना, मतलब अल्कोहल से एल्केन बनाया जा सकता है, अल्कोहल से रिडक्शन करके एल्केन बनाया जा सकता है। अब फिनॉल इज अ काइंड ऑफ अल्कोहल ओनली, फिनॉल क्या है, एक अल्कोहल है, बस वो एरोमेटिक है। CH3OH लिखता तो वो एलिफैटिक अल्कोहल होता, और ये एरोमेटिक अल्कोहल है, तो इसके रिडक्शन से हमें बेंजीन मिल जाएगा। This is aliphatic hydrocarbon, this is aromatic hydrocarbon, this is aliphatic alcohol, this is aromatic alcohol। फिर ऐसे ही एलिफैटिक बेंजीन, एलिफैटिक एल्डिहाइड भी बन सकता है, एलिफैटिक कीटोन भी बन सकता है, और ऐसे ही एरोमेटिक एसिड भी बन सकता है। आपको समझ रहे हो ना, फंक्शनल ग्रुप एलिफैटिक चेन्स में भी लग सकते हैं और वही फंक्शनल ग्रुप्स एरोमेटिक चेन्स से भी लग सकते हैं। Am I clear? पक्का समझ में आ रहा है ना। ये ऐसा नहीं कि फंक्शनल ग्रुप सिर्फ एल्केन, अल्कीन या अल्काइंस में ही लगेंगे, ये फंक्शनल ग्रुप आपके एरोमेटिक रिंग्स में भी लग सकते हैं और आपको उस टाइप के कंपाउंड मिलेंगे। तो ऊपर वाला एलिफैटिक लिखा है, नीचे वाला एरोमेटिक। Am I clear? ठीक है ना। एलिफैटिक मतलब एल्केन, अल्कीन, अल्काइंस, एरोमेटिक मतलब बेंजीन, एरीन्स, अरिन, इससे क्या बनता है, एरिन, इससे एल्किल, इससे एरिन, ठीक, ओके। तो क्या लिखिए, रिडक्शन ऑफ, तो फिनॉल का रिडक्शन करेंगे तो मिलेगा बेंजीन, ठीक है। तो लिखो रिडक्शन ऑफ फिनॉल में हाइफन डाल के, फिनॉल इज रेड्यूस्ड टू बेंजीन, फिनॉल इज रेड्यूस्ड टू बेंजीन, फिनॉल इज रेड्यूस्ड टू बेंजीन by passing its vapor over heated zinc dust, by passing its vapor over heated zinc dust. Phenol is reduced to benzene by passing its vapors over heated zinc dust. ठीक है, रिएक्शन लिख लो, फिनॉल बनाओ पहले फटाफट, फिनॉल बन जाना चाहिए फिनॉल, तो है ना। बीच में डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे लगाना मत भूलना, वरना वो साइक्लोहेक्सेनॉल हो जाएगा, समझ रहे हो, है ना। या तो बीच में सर्कल बनाओ या तो अल्टरनेट पोजीशंस पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, अदरवाइज इट विल बी साइक्लोहेक्सेनॉल, तब आप फिनॉल नहीं बोल सकते उसको, क्लियर है। ओके, प्लस Zn, प्लस Zn, प्लस Zn। जिंक एक मेटल है ना, एंड मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। क्यों मेटल गुड रिड्यूसिंग एजेंट क्यों होंगे, क्योंकि मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, यूज करने की,
और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करना। ये अगर इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं मतलब सामने वाला ले रहा है, मतलब सामने वाला रेड्यूस हुआ है ना, तो मैं रेड्यूसिंग एजेंट नहीं कहलाऊंगा। इलेक्ट्रॉन तो दिया मैंने ही है ना, तभी तो आप ले पाए। So the one which give electron are reducing agents. So metals are good reducing agents in general. In general, all metals are good reducing agent क्योंकि उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। इन्होंने लूज कर दिया खुद को ऑक्सीडाइज करने के लिए, बट सामने वाला तो उस इलेक्ट्रॉन को लेके रिड्यूस हो गया ना, क्योंकि रिडक्शन की डेफिनेशन होती है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अल्टीमेटली मैंने सामने वाले को रिड्यूस करने में हेल्प किया है, तो मेटल विल बी नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है? जिंक इज अ मेटल, तो जिंक एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, जो फिनॉल को रिड्यूस करके बेंजीन बना रहा है। एरो, एरो के ऊपर हीट का साइन बना रहा, ठीक है, और बना दो बेंजीन। बेंजीन प्लस क्या बच जाएगा, क्या बचेगा सोचो आप लोग। हाँ, OH नहीं, वही तो बस बचेगा ना, H तो रहेगा ना। आप लोग ये सोचो कि C6H6 से C6H5OH कैसे बना होगा, एक H रिमूव हुआ होगा और OH ऐड हुआ होगा, तभी आएगा, है ना। अब जब आपको इसको वापस से C6H6 में कन्वर्ट करना है, तो आप बस O को रिमूव कर दो, ये H तो वापस यहाँ रहेगा, है ना, तो सिर्फ O रिमूव होगा। तो O के रिमूवल को भी तो रिडक्शन बोलते हैं। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज आल्सो रिडक्शन। ये O हटा और Zn का मिलके क्या बना देगा, Zn। अपने जिंक का और का यूज किया याद आ रहा है, वहां भी ऐसे ही ZnO बना रखा हूँ। हाँ, मैं होमवर्क भी दिया था जो नहीं करके आए थे। ओजोन लेयर्स, है ना। एल्कीन का जब ओजोन लेयर्स कराया था तो पहले स्टेप में ओजोन ऐड हुआ था और अगले स्टेप में जिंक डस्ट और वाटर यूज किए थे, जिससे एल्डिहाइड या कीटोन मिले थे और साथ में ZnO। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड डालना। केमिकल रिएक्शंस ऑफ एरीज, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एरीज, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एरीज। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा, है ना, और एक क्लास बस लगेगी इसको कंप्लीट करने में, तो नेक्स्ट क्लास में अपन सिलेबस वाइंड अप करेंगे। ठीक है, तो ट्यूसडे